नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर होंगे। जो एमसीसी के लिए थर्ड राउंड का रजिस्ट्रेशन है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। शेड्यूल वही पुराना वाला फिर से एप्लीकेबल है क्योंकि नया शेड्यूल कोई जारी नहीं किया गया एमसीसी की तरफ से। और इसके साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर हम शेड्यूल तो बताएंगे, साथ में हम आपको उन चीजों से अवगत करवाएंगे जो जनरली बच्चे गलतियां करते हैं, जो काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान बच्चों से गलतियां होती हैं, खास करके थर्ड राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड के दौरान। वो गलतियां नहीं करनी है, कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम बताएंगे। और कौन कौन से बच्चे हैं जो रजिस्ट्रेशन जिनको नए सिरे से करना पड़ेगा, जिनको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, क्या करना है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले शेड्यूल से। शेड्यूल यही पुराना है जो 13 तारीख को आया था, 13 सितंबर को। वही सेम शेड्यूल थर्ड राउंड के लिए भी एप्लीकेबल होने वाला है। जो यहां पे थर्ड राउंड के अंदर डेट वगैरह दी गई थी, सेम सब कुछ रहने वाला है बच्चों। यहां पे आप देखिए रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होना है वो 29 सितंबर यानी कि आज से स्टार्ट होगा और ये 8 अक्टूबर तक चलने वाला है। जो सीट मैट्रिक्स वगैरह है इसके लिए मोस्ट प्रोबेबली कल तक जरूर आ जाएगी। और यहां पे ये जो वेरिफिकेशन वगैरह है ज्वाइंट कैंडिडेट का, और ये जो डाटा वगैरह रिलीज किया जाएगा 18 से 19 अक्टूबर के बीच में रिलीज किया जाना है, इसी डेट में रिलीज किया जाना है। और इसी के साथ साथ में जो स्टेट का शेड्यूल है ये भी बच्चों यहां पे दे दिया गया है। 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाला है। स्टेट के अंदर जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो चलने वाली है। और यहां पे जो वेरिफिकेशन वगैरह होने वाला है ये 23 से 24 अक्टूबर के बीच में होने वाला है। स्टे वैकेंसी राउंड की अगर हम बात करें तो 22 से 29 अक्टूबर तक चलने वाला है स्टे वैकेंसी राउंड एमसीसी ऑल इंडिया का। और अगर मैं बात करूं स्टेट का तो स्टेट का चलने वाला है 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच में। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग स्टेट एमसीसी ऑल इंडिया के अंदर रहने वाली 5 नवंबर, और यहां पे भी जो स्टेट के अंदर भी 5 नवंबर ही दी गई है। और जो यहां पे कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन फॉर यूजी कोर्सेज तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हुआ था उनका 22 सितंबर से उनकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं बच्चों। अब हम जो है आपसे उन बातों का जिक्र करने वाले हैं जिनको आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो गलतियां अक्सर बच्चे कर देते हैं काउंसलिंग के दौरान, और खास करके थर्ड राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर जो गलतियां होती हैं बच्चों से, कौन एलिजिबल होता है कौन नहीं होता है, हमें चॉइस फिलिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, किनकी सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी दोबारा से, किनको नहीं जमा करनी होगी, ये सारी बातों को हम डिटेल में करने वाले हैं। तो सबसे पहले रेजिग्नेशन के प्रोसेस को जरा हम समझते हैं, कौन कर सकता है, किसको करना चाहिए। रेजिग्नेशन इज नॉट परमिटेड वंस अ स्टूडेंट हैज ज्वाइंड अ कॉलेज अलॉटेड इन राउंड 3। अब ये कह रहे हैं अगर आप राउंड 3 के अंदर जा रहे हो तो एकदम बहुत ध्यान से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, क्योंकि अब राउंड 3 के अंदर जो कॉलेज अलॉट होगा इसको आप किसी भी तरीके से रिजाइन नहीं कर पाओगे। और अगर रिजाइन कर दिए तो स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर आप वैसे भी नहीं बैठने दिए जाओगे। तो प्लीज ये हमारी रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे थर्ड राउंड के लिए जा रहे हैं वो बहुत सोच समझ करके अपने कॉलेज को फिल करें। अदरवाइज आप ना थर्ड राउंड के अंदर, अगर आपको मान लीजिए जो कॉलेज अलॉट हो गया अगर आपने नहीं लिया तो आप ऑलरेडी स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो ये बात जरूर ध्यान रखनी है। रेजिग्नेशन इज नॉट परमिटेड वंस अ स्टूडेंट हैज ज्वाइंड अ कॉलेज अलॉटेड इन राउंड 3rd। दिस मींस इफ यू आर ऑलरेडी एनरोल्ड एंड स्टार्टेड इन योर R3 सीट you cannot quit or resign from it afterward. The rule is strict to ensure stability in the admission process. ये रूल इसीलिए है जिससे जो बच्चा एडमिशन ले ले आखिरी राउंड में थर्ड राउंड के अंदर तो वो फिर सीट ना छोड़े, क्योंकि इससे नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। अब दूसरी बात हम करते हैं अपग्रेडेशन की। अपग्रेडेशन के अंदर हम क्या बोलने जा रहे हैं, स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड अ कॉलेज इन राउंड 1st। ऐसे स्टूडेंट जिनको ऑलरेडी राउंड 1 के अंदर कॉलेज मिला उन्होंने ज्वाइन किया, या फिर राउंड 2 के अंदर एन एक्सप्रेस्ड विलिंगनेस, मतलब उन्होंने इच्छा जाहिर करी, विलिंगनेस अगर उन्होंने कर रखी है कि भैया हम अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे, तो वो ऑलरेडी थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल है। तो यहां पे देख लीजिए, स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड अ कॉलेज इन राउंड 1 एंड राउंड 2 हैव एन एक्सप्रेस्ड विलिंगनेस फॉर अपग्रेड मस्ट फिल out fresh choices during R3
to be considered for better options. This allows them to potentially move to a higher preferred college if seats become available. तो ये कहा जा रहा है बच्चों कि जो भी बच्चे R1 या R2 की काउंसलिंग के अंदर जिनको कॉलेज अलॉट हुआ था, उन्होंने विलिंगनेस रखी थी कि हम अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे, तो वो दोबारा से R3 के अंदर उनको कुछ भी नहीं करना, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उन्होंने ऑलरेडी जो है अपना सिक्योरिटी मनी वगैरह डिपॉजिट कर रखा है, तो उनको क्या करना है, उनको चॉइसेस फिल करनी है, वो अपग्रेडेशन प्रोसेस के अंदर जा सकते हैं। दूसरी बात क्या लिखी, however upgrading from R3 allotment directly to the stay vacancy round is not allowed under any circumstances। मतलब हमने क्या बोला कि R3 के अंदर अगर आपको बच्चे कॉलेज अलॉट हो गया तो लेना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है, आप किसी भी मायने में उस कॉलेज को छोड़ नहीं सकते, आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रह जाओगे। यही बात यहां पे लिखी गई है, once you are allotted in R3 you cannot seek further upgrades in the stay round। ठीक है बच्चों, हम बात करने जा रहे हैं रूल्स के बारे में। रूल्स, हम किन किन रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है, सिक्योरिटी मनी किसको जमा करनी है, और चॉइस फिलिंग के बारे में क्या रूल्स कहता है, इसको जरा हम आराम से समझ लेते हैं। दिस इज रजिस्ट्रेशन के बारे में सबसे पहले देखते हैं। दिस इज ओनली ओपन टू कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड एट ऑल इन एनी प्रीवियस राउंड। मतलब रजिस्ट्रेशन उन बच्चों को करना है जो किसी भी राउंड में अभी तक फर्स्ट या सेकेंड में रजिस्ट्रेशन अपना नहीं दर्ज किए हैं, उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। If you are completely new to the process, you can register freshly now to participate in round 3 or related activities। ठीक है, तो आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सिक्योरिटी अमाउंट की बात अगर करी जाए, मतलब इनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई जिन्होंने विलिंगनेस रखी थी उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, तो इसका मतलब वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे, राउंड 3 प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। वो ऑलरेडी है इसके अंदर, ठीक है, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है क्योंकि उन्होंने पहले कर रखा है। ठीक है, चलिए सिक्योरिटी अमाउंट की बात कर ली जाए। रिक्वायर्ड फॉर दोज, उनके लिए जरूरी है ये, रिक्वायर्ड फॉर दोज हु आर रजिस्टरिंग फ्रेशली ड्यूरिंग R3, मतलब उनको सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना होगा जो पहली बार R3 प्रक्रिया के अंदर जा रहे हैं। Required for those who are registering freshly during round 3, they must pay the security deposit as part of new registration। ठीक है, दूसरी बात क्या कही जा रही है, also required for candidate who are allotted a college in R2, जिनको R2 के अंदर कॉलेज अलॉट हो गया था बट चूज नॉट टू ज्वाइन इट, उन्होंने ये चूज किया कि वो उसको ज्वाइन नहीं करेंगे। दे नीड टू पे आर कंफर्म द सिक्योरिटी अमाउंट टू कंटिन्यू, मतलब R2 के अंदर जिन भी बच्चों को कॉलेज मिल गया था उनका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो गया है, तो उनको भी दोबारा से सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है। जिन बच्चों को R2 में कॉलेज अलॉट हो गया था उनको दोबारा से वो अमाउंट पे करना पड़ेगा अगर उनको थर्ड राउंड के अंदर दोबारा से अपग्रेडेशन के अंदर जाना है, उनको कॉलेज दोबारा से फिल करना है, चॉइसेस फिल अपनी करनी है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। चॉइस फिलिंग की बात अगर करी जाए, एवरी स्टूडेंट हु विशेस टू पार्टिसिपेट इन R3, जो भी बच्चे R3 के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, रिगार्डलेस ऑफ प्रियर स्टेटस, मतलब आपने प्रियर स्टेटस आपका क्या है, आपने कौन सी चॉइसेस फिलिंग करी थी, उन सबको ध्यान में रखते हुए, रिगार्डलेस मतलब उन सबको एक तरफ रखते हुए, इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ फ्रेश सीट ऑफ कॉलेज प्रेफरेंस, फ्रेश सेट ऑफ कॉलेज प्रेफरेंस। मतलब आपने फर्स्ट राउंड में क्या भरा था, सेकंड राउंड में क्या भरा था, डजंट मैटर, आपको दोबारा से जो भी नए कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट है आपको बनानी ही पड़ेगी, जिससे कि आपको जो बेहतर कॉलेज है, बेहतर से बेहतर है, जो कॉलेज, जिन कॉलेजेस के अंदर सीटें बची हुई हैं, उनको दोबारा से जब आप प्रेफरेंस लिस्ट में रखोगे तो आपको जो कॉलेज मिलना, आपकी जो सीट मिलना, वो ज्यादा आसान हो जाएगा, वो आसानी के साथ इंश्योर हो सकेगा। दिस इंश्योर द चॉइसेस आर अप टू डेट एंड रिलेवेंट फॉर द करंट राउंड के लिए, जिससे वो रिलेवेंट रह सकें। चलिए, एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड। अब कौन से बच्चे हैं जो एलिजिबल हैं स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, उनको हम देख लेते हैं। उसके बाद में देखेंगे कौन से बच्चे हैं जो स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। तो पहली बात देखिए जरा, यहां पे कैंडिडेट्स हु
who have not registered in any previous round can join by registering freshly now। मतलब वो बच्चे जो किसी भी राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किए हैं वो कहां पे डायरेक्टली जो है एलिजिबल होते हैं, वो स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं, वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हालांकि भी स्टे वैकेंसी राउंड में भी थोड़ा समय है, लेकिन मैं रूल इसलिए बता दे रहा हूं कि आपको पहले से पता रहे। बाकी जब वो स्टे वैकेंसी राउंड स्टार्ट होना होगा तो मैं आपको जरूर जानकारी दे दूंगा इसके बारे में एक बार फिर से, अगर आप लोग कहोगे तो। अदरवाइज आपके पास वीडियो रहेगा, सेव करके रख लेना, इसको टिक करके रख लेना, आप देख लेना उस समय पे। कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड इन एनी प्रीवियस राउंड कैन ज्वाइन बाय रजिस्टरिंग फ्रेशली नाउ। दिस ओपन्स द डोर फॉर न्यू एंट्रेंट्स हु मिस्ड अर्लियर अपॉर्चुनिटीज। मतलब ये राउंड उन बच्चों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए दोबारा से अपॉर्चुनिटी ओपन करता है जो इसके प्रीवियस राउंड के अंदर जो मिस कर गए थे, जिनको कॉलेज नहीं मिल पाया था। Those who registered earlier in the process but were not allotted any college। मतलब ऐसे बच्चों के लिए भी ये स्टे वैकेंसी राउंड होगा जिन्होंने राउंड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में कॉलेजेस प्रेफरेंस लिस्ट भरी थी, लेकिन उनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो वो भी स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। Those who registered earlier in process but were not allotted any college at all can participate, giving them another chance to secure a seat। इनको दोबारा से चांस दिया जाएगा सीट को सिक्योर करने के लिए। इसके बाद में स्टूडेंट who left are registered from a college allotted in R1 or R2। मतलब वो स्टूडेंट जिन्होंने लेफ्ट आउट कर दिया था या रिजाइन कर दिया था, जो R1 या R2 के दौरान जो उनको कॉलेज अलॉट हुआ था उसको, एंड देन डिड नॉट रिसीव एनी अलॉटमेंट इन R3, और R3 के अंदर उनको कोई भी फ्रेश अलॉटमेंट नहीं मिला, उनको कोई नया कॉलेज नहीं मिला R3 के अंदर, वो भी एलिजिबल है, आर एलिजिबल टू ट्राई अगेन इन द स्टे राउंड। वो स्टे राउंड के अंदर दोबारा से उनको मौका दिया जाता है कि वो अपनी जो है सीट इंश्योर कर सकें। और आखिरी पॉइंट इसके अंदर हम बताना चाहते हैं, कैंडिडेट हु took a free exit, जिन्होंने फ्री एग्जिट लिया था विदाउट पेनाल्टी, मतलब कहां से, राउंड 1 से, बट वर नॉट अलॉटेड एनीथिंग इन R3 कैन आल्सो पार्टिसिपेट। वो बच्चे जिन्होंने फ्री एग्जिट ले लिया था, R1 के अंदर उनको कॉलेज मिला लेकिन उन्होंने फ्री एग्जिट ले लिया R1 से, वो जिनको R3 के अंदर कोई कॉलेज नहीं मिला, वो भी स्टे वैकेंसी राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉट एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड कौन से बच्चे हैं जो स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हैं? तो एनीवन हु ज्वाइंड आर वाज अलॉटेड अ कॉलेज इन R3 इज इनएलिजिबल। वो बच्चे जिनको R3 के अंदर कॉलेज अलॉट हुआ वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे, एज दे आर कंसीडर्ड टू हैव सिक्योर्ड अ सीट ऑलरेडी। ऐसा माना जाएगा कि उनकी सीट उनको मिल चुकी है, अगर वो नहीं ले रहे हैं तो उनकी गलती है पूरी तरीके से। स्टूडेंट हु आर ऑलरेडी इनरोल्ड इन अ कॉलेज फ्रॉम R1 और R2, और वो बच्चे जिन्होंने R1 या R2 के अंदर मिले हुए कॉलेज के अंदर एनरोलमेंट कर लिया था, एंड रिमेन देयर अंटिल द एंड ऑफ R3 के एंड तक वो उसमें बने हुए हैं, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन स्टे राउंड। मतलब ये माना जाएगा जिन बच्चों को R1 या R2 के अंदर कॉलेज मिला था, R3 के एंड होते होते वो उस कॉलेज के अंदर अपना एनरोलमेंट रखे हुए हैं, उन्होंने रिजाइन नहीं दिया, तो ये माना जाएगा ये उस कॉलेज से बिल्कुल संतुष्ट है, ये उसी में रहना चाहते, तो उनको भी दोबारा से स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर मौका नहीं दिया जाएगा। आखिरी में दोज हु वर अपग्रेड टू अ बेटर कॉलेज इन R3 बट फेल टू ज्वाइन इट आर बेयर्ड फ्रॉम द स्टे वैकेंसी राउंड, या फिर उनको किसी भी तरीके से बैन कर दिया गया स्टे वैकेंसी राउंड से, या फिर उन्होंने अपग्रेडेशन किया, उनको कॉलेज मिल चुका है, अपग्रेड हो चुका है, बेटर कॉलेज मिल चुका है, वो भी किसी तरीके से भी एलिजिबल नहीं होंगे स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। इनसे रिलेटेड अगर कोई आपके सवाल है तो आप जो है वो सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारा जो नंबर है बच्चों वो 7272816609 है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, पर्सनल नंबर भी है। और दूसरी बात बच्चों, हम कभी भी किसी भी चीज का चार्ज नहीं करते हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हम आप बच्चों के लिए कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका रैंक बड़ा अच्छा था और प्रेफरेंस लिस्ट के अभाव में या पर्सनल गाइडेंस के अभाव में उन बच्चों को कॉलेज नहीं मिल पाया। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिनकी 17,000 रैंक थी, 18,000 रैंक थी, इस रैंक वाले बच्चों को कॉलेज नहीं मिला R3 के अंदर, R2 के अंदर, ठीक है।
R2 के अंदर उनको कॉलेज नहीं मिला, R1 में मिला था, किसी कारणवश वो लिए नहीं, उनको सही नहीं लगा, R2 के अंदर उनको कॉलेज नहीं मिला, अब वो परेशान है, थर्ड राउंड के अंदर जा रहे हैं और वो इस बात को लेकर इंश्योर नहीं उनको बेहतर कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो इस बात को देखते हुए बच्चों हमारी तरफ से एक सुविधा ये दी जा रही है कि जो भी बच्चे अगर चाहें पर्सनल गाइडेंस अगर चाहें और चाहें कि सर हमें एक प्रेफरेंस लिस्ट आप प्रोवाइड करवा दीजिए हमारी रैंक के हिसाब से, तो आपको क्या करना है, इस नंबर के ऊपर अपनी डिटेलिंग सेंड करनी है। इस नंबर के ऊपर सारी डिटेलिंग, मतलब क्या करना है आपको, कौन कौन सी डिटेलिंग चाहिए, आपका नाम चाहिए, आपका स्टेट चाहिए, आपकी ऑल इंडिया रैंक चाहिए, आपकी स्टेट रैंक भी चाहिए, और आप जिस शहर से, उस स्टेट के अंदर जिस शहर से बिलोंग करते हो उस शहर का नाम आपको बताना है, और आप अपना पसंदीदा कॉलेज कौन सा रखना चाह रहे हो ये भी बताना है। ये सारी चीजें आपको इस नंबर के ऊपर सेंड करनी है बच्चों। पर इसको क्योंकि हम अपनी टीम के द्वारा करवाएंगे, वो लोग अभी तक बेटा एक भी रुपए बिना चार्ज किए हमारे लिए, आपके लिए जो है लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जरूर उनको भी थोड़ा बहुत है ना, क्योंकि पर्सनली अगर आपको गाइड करेगा कोई व्यक्ति तो जरूर उसका कुछ ना कुछ चार्ज बनता है बच्चों। एकदम नॉमिनल फी हमने इसके लिए रखी है, जिससे हम उनको भी है ना, उनको भी एक भाई मोटिवेशन मिल सके कि वो काम अगर कर रहे हैं तो उनको भी थोड़ा बहुत कुछ मिलना चाहिए। तो 499 इतना बस केवल हमने ये पेमेंट रखा है। जिन भी बच्चों को पर्सनल गाइडेंस चाहिए वो केवल इतना पेमेंट करके अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनवा सकते हैं और पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। आपको कुछ अगर जानकारी चाहिए, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो ये नंबर मेरा आपके सामने लिखा हुआ है, बाकी कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप जो चाहे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।